आपकी बेबी को तेज़ बुखार है और साथ में मिर्गी के दौरे भी पड़ रहे हैं। और अगर मिर्गी का दौरा ना सही, खाली तेज़ बुखार है और वजह नहीं पता लग गई, आपने डॉक्टर को जाके दिखाया है, सीबीसी, सीआरपी, ब्लड कल्चर सब कुछ हो चुका है, वैल्यूज़ सबकी ज़्यादा हैं, लेकिन अब आपके डॉक्टर ने कहा है कि बेबी का कमर का पानी लेना ज़रूरी है, यानी कि लंबर पंक्चर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली लंबर पंक्चर या कमर का पानी लेना क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, गलत हो जाए तो फिर क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या बेबी को बेहोश करेंगे या नहीं, इससे रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, और अगर कमर का पानी ले लिया तो उसके बाद हमें बेबी की केयर कैसे करनी है। इन तमाम सवालात के जवाब आज इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेब, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपने छोटे बेबी से रिलेटेड केयर टिप्स चाहते हैं जिसमें डायपर रैशेस से लेके ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग जैसे बहुत से मसाइल शामिल हैं, तो प्लेलिस्ट रेफर कर देती हूँ, आप जाके लाजमी से चेक कीजिए। लंबर पंक्चर जिसको हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं, वो क्या है? देखिए, लंबर पंक्चर ये होता है कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके दरमियान में एक पानी मुसलसल सर्कुलेट कर रहा होता है जिसे हम CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हमने बेसिकली लंबर पंक्चर के ज़रिए थोड़ा-सा निकालना होता है, ताकि जिस तरीके से हम ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, इसी तरीके से ये एक CSF का सैंपल होता है। बस फ़र्क ये होता है कि कमर के अंदर सुई लगा के और फिर निकालना होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली जो सेफेस्ट ऑप्शन है जहाँ से निकाल सकते हैं, वो है L3 एंड L4 के दरमियान। अब ये L3, L4 क्या है? रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, पार्टीशन बनी हुई है तमाम किस्म की हड्डियों की। सेरिब्रा है, लंबर है, थोरैक्स है, सैक्रम है, बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। इसके अंदर जो हमारी लंबर डिवीजन है, उसको हम L से नाम उसका लेते हैं। तो L1, L2, L3 जो-जो रीढ़ की हड्डियों की जाएगी उस तरीके से उसके नाम होते चले जाएंगे। तो L3 एंड L4 या L2 एंड L3, ये जो 3 जगह हैं, ये ऐसी हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो के अंदर मेन नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे आके खत्म हो चुका होता है। उसके नीचे का एरिया ये निस्बतन खाली होता है। यहाँ पे फ्लूइड तो मौजूद होता है, लेकिन नर्व्स कम होती हैं, तो खतरा भी कम होता है नर्व के डैमेज होने का। बेसिकली इन 2 हड्डियों के दरमियान सुई डाल के और वो फ्लूइड निकाला जाता है। अब एलपी क्यों ज़रूरी है? देखिए, एलपी बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि आपने सीबीसी करवा लिया, सीआरपी करवा लिया, ब्लड कल्चर भी करवा लिया। अब आप देख रहे हैं कि ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव है, सीबीसी और सीआरपी में डब्ल्यूबीसी की अमाउंट भी ज़्यादा आ रही है, सीआरपी भी ज़्यादा आया हुआ है। लेकिन बेसिक रूल आउट कॉज़ नहीं पता लग पा रहा कि बेबी को आखिर 103, 104 बुखार क्यों रहता है, या मिर्गी का दौरा पड़ गया है, तो एलपी तो मस्ट होती है। तो उसको रूल आउट करने के लिए, एग्जैक्ट टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पता लगाने के लिए सीएसएफ का सैंपल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर हम जो बेसिक हमें जो पता है कि ब्रेन की यानी सीएनएस जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो कौन-कौन सी बीमारियां हैं। मेनिंजाइटिस है, इनकेफ्लाइटिस है, सबारेक्नोइड हेमरेजेस हैं, और कुछ केसेस में कैंसर का भी पता लगाता है ये सीएसएफ का सैंपल। अब ये मेथड परफॉर्म कैसे करते हैं डॉक्टर्स? सबसे पहले हम बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, और अगर थोड़ा बड़ा बेबी है तो उस केस में हर किसी कोई सिलेटिव दवा दे देंगे ताकि उसे नींद आने लगे। अगर बेबी 1 मंथ से छोटा है, जो कि यूजुअली मेनिंजाइटिस 1 मंथ से छोटे बेबीज़ में भी देखा गया है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल, बेबी को बेहोश कर दिया जाए ऐसा नहीं होता यूजुअली। इसके बाद हमने बेबी को या तो फीटल पोजीशन में रखना होता है या बिठा के आगे की तरफ झुका के रखना होता है, जगह जैसे कि अडल्ट्स में सिजेरियन सेक्शन के अंदर फीमेल्स को करते हैं, सब फीमेल्स जानते हैं। तो इस पोजीशन में करना होता है। अब ये मकसद क्यों होता है ऐसे करने का? जो L3 L4 वाली जगह है वो ज़रा स्पेशियस हो जाएगी, तो बच्चा यूँ कर्व होगा कि पीछे से जगह ज़्यादा मिल जाएगी। वो कर्व वाली जगह पर बेसिकली L3 L4 वाली हड्डी आती है। ये करने के बाद जब पोजीशन आपने प्रॉपर बना ली, अच्छे तरीके से पायोडीन लगाया जाता है ताकि एंटीसेप्टिक पूरा मेजर्स लिए जाएँ। उसके बाद एक बहुत ही बारीक सी नीडल होती है, जितनी नीडल बारीक होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, उतने इन्फेक्शंस के चांसेस कम हैं, और जितने एंटीसेप्टिक मेजर्स होंगे उतना अच्छी चीज़ है। आपने नीडल अंदर इंसर्ट किया, भी प्रॉपर प्रोसीजर है एक डॉक्टर का, एक एनेस्थेटिस्ट का या एक सर्जन का, कि वो किस तरीके से अंदर उसको इंसर्ट करते हैं, चेक करते हैं रेजिस्टेंस फील तो नहीं हुई, फिर दोबारा अंदर चेक करके उसका साइलेट बाहर निकाल के चेक करेंगे। 2-3 ड्रॉप्स गिरे तो इट मीन्स कि सही जगह पे पहुंच चुकी है नीडल। उसके बाद वो 2 से 4 ट्यूब्स छोटी-छोटी भर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके बहुत सारे सैंपल्स डिफरेंट चीज़ों के लिए देने होते हैं। सीएसएफ का प्रेशर मालूम करना हो, उसमें प्रोटीन या आरबीसी की अमाउंट मालूम करनी हो, और उसमें बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म मालूम करना हो, तो उसके अलग-अलग सैंपल्स रखते हैं। कि लेने के बाद आपने फ़ौरन स्टाइलस और नीडल आउट की और वहाँ पे ड्रेसिंग कर दी। बेबी को
लगाने से पहले नीडल वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं। मीन्स जो लोकल एरिया है, जो कमर का पोर्शन है, वहाँ पे हल्का-सा कुछ सुन्न करने का मवाद लगा देते हैं ताकि उससे तकलीफ ना हो। इसके बाद जब नीडल बाहर आ जाती है तो हम वहाँ पे ड्रेसिंग कर लेंगे और वो ड्रेसिंग 24 घंटे के लिए आपने छेड़नी नहीं है, खुश्क रखनी है, वो जगह गीली नहीं होनी चाहिए। फिर 24 घंटे के बाद वो ड्रेसिंग हम खुद रिमूव कर देते हैं। अब लंबर पंक्चर कब-कब ज़रूरी होता है, इसमें 3 बातें मैं बताऊँगी। पहली बात, बेबी 1 मंथ से छोटा है, बहुत तेज़ बुखार है, ऐसे बेबीज़ गर्दन को स्टिफ़ नहीं करेंगे। अगर इन केस मेनिंजाइटिस होता है, गर्दन स्टिफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मोटर स्किल अभी उनकी नेक में आएगी नहीं है। ऐसे केस में एलपी बड़ा नेसेसरी हो जाता है। दूसरी बात होती है कि अगर आपकी बेबी को इन्फेक्शन है, खून में इन्फेक्शन अगर आ चुका है, अक्सर डॉक्टर्स कहता है कि बच्चे के खून के अंदर इन्फेक्शन है, उसमें सीबीसी, सीआरपी ज़्यादा आता है, ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आ जाता है, उस केस में एलपी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एल्की उस वक़्त ज़रूरी है जब आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, आपके ब्रेन के एरियाज़ में पानी एक्स्ट्रा जमा होना शुरू हो जाए, या आपको किसी किस्म की कोई दवाई डालें, जैसे कि जब हमें बेहोश करना होता है, तब एल्की किया जाता है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर सीएसएफ का प्रेशर मालूम करना हो, उस केस में भी एलपी किया जाता है। अब एलपी कराने के कौन-कौन से रिस्क्स हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपने एलपी का प्रोसीजर परफॉर्म हो गया तो फ़ौरन बेबी को आप स्ट्रेट लेटा दीजिए। लेटाने के बाद उसे सुला दें, ज़्यादा अच्छा। 1 घंटे तक सोता रहेगा, तो जो एलपी के बाद थोड़ी बहुत सर में तकलीफ होती है, वो नहीं होगी। कमर दर्द यूजुअली नहीं होता बेबीज़ में, ये बड़ों पर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी फॉर द टाइम बीइंग होता है। इसके अलावा इससे इन्फेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं क्योंकि बिल्कुल स्टेराइल मेथड यूज़ करते हैं। स्टेराइल नीडल होती है और अगर आप आयोडीन अच्छे तरीके से लगाया हुआ होता है, तो इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लीडिंग ना होने के बराबर होती है। बहुत से बेबीज़ को तकलीफ जो है वो बिल्कुल हल्की-सी होती है, लाइक जैसे थोड़ी-सी नीडल लगने के बाद होती है, तो बेबीज़ थोड़ा-सा रोते हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता। और दूसरी चीज़, नर्व डैमेज हो गई तो एरिया पैरालाइज़ हो जाएगा। देखिए, L3 L4 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुकी होती है, तो वहाँ पर नर्व डैमेज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो लिहाज़ा ये भी एक मिथ है कि एलपी कराने से पेशेंट पैरालाइज़ हो गया। हाँ, अगर कोई गलत सर्जन परफ़ॉर्म करेगा, गलत एनेस्थेटिस्ट करेगा परफ़ॉर्म, तो उस केस में पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ी बहुत कॉमन है, तो इसका ज़्यादा अच्छा हल ये है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एलपी करवाएँ। ये ना करें कि एलपी करवा ही नहीं रहे, ये तो और ख़तरनाक बात हो जाती है। ऐसे केसेज़ में मैंने खुद देखा हुआ है, मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स हैं, 2-2 3-3 4-4 साल का बेबी हो चुका है, अभी तक उसको फिट्स हो रहे हैं, अभी तक उसको मिली के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक रूल आउट तो कॉज़ किए ही नहीं सके। जो असल ऑर्गेनिज़्म था वो तो पता ही नहीं लगा सके। तो उस केस के अंदर मेनिंजाइटिस आगे बढ़ता रहता है और फिर अक्सर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि यूजुअली इनका कुछ एक पैटर्न है, 3 से 4 साल बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोसीजर्स बड़े खतरनाक होते हैं। बेबी के न्यूरो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस में, उसकी ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। 2 चीज़ें मज़ीद वो ये हैं कि अगर बेबी की कमर में तकलीफ होती है, तो आपने उसे पैरासिटामॉल या पैनाडोल देना है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर उसके सर में तकलीफ हो रही है और ज़्यादा वो रो रहा है, तो उस केस में आप दोबारा से हॉस्पिटल आ जाइए। आखिर में सीएसएफ की जब रिपोर्ट जाती है, तो उसमें 2 तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं। एक यूजुअली हम उसे कहते हैं कच्ची रिपोर्ट पेशेंट्स को समझाने के लिए, और एक पक्की रिपोर्ट होती है। कच्ची रिपोर्ट बेसिकली वो एलिमेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सीएसएफ के, जो कि फ़ौरन आपको कुछ घंटों में मिल जाती है। लेकिन जो बेसिक पल्चर है, जो पक्की रिपोर्ट है, जिससे हमें असर पता लगेगा कि बैक्टीरिया कौन-सा है, वो आपको कुछ दिनों में मिलती। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी लोगों को होनी चाहिए। कुछ बातें जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स, वो बात ये है कि आपने डॉक्टर से पूछते रहना है कि ये सैंपल दोबारा तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि गलत सैंपल निकाल लिया जाता है, मीन कि या तो सैंपल आता नहीं है या उसमें थोड़ा ब्लड आ जाता है। उस केस में दोबारा लंबर पंक्चर करना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इससे बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, ये बेसिक इनको आपको पता हो। इसके अलावा आप डॉक्टर से पूछें कि ये मैं सैंपल कौन-सी लैब में देना है, कब वापस आएगा, कच्ची-पक्की रिपोर्ट के बारे में पता करें। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से लेते रहा करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और लास्ट में एलपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि टारगेटेड डिज़ीज़ का पता लग जाता है। कम टाइम में आपके बेबी का इश्यू जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा साल, ज़्यादा मंथ्स नहीं लगेंगे एक ही चीज़ को लंबा-लंबा लेके जाके जाओ। ऐसे केस में बेबी भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना-पीना भी नहीं खाएगा, ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। आप ओवरऑल एक टेंशन का और टॉर्चर का शिकार रहेंगी और कुछ भी नहीं होगा। लिहाज़ा एक चीज़ की अच्छी सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर इस इन्वेसिव प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, क्यों कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहती हैं कि मेरे बेबी सही टाइम पे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है कि नहीं, 0 टू 3 मंथ्स की एज में जो जो हैं वो पता है आपको कि नहीं, सिर्फ गर्दन ही नहीं हिल उठाते बच्चे, गर्दन संभालने के अलावा भी 6-7 माइलस्टोन होता है। तो आप ये वाली प्लेलिस्ट लागू जाके चेक करें। इसके अलावा अगर आप अपने बेबी से रिलेटेड लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए बहुत परेशान हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली क्या होती है, कौन सा दूध दूँ,
तो उसके लिए आप ये वीडियो चेक करें। और अगर आपको मेनिंजाइटिस से रिलेटेड या आपको निमोनिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो लाज़मी जाके देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।